और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव आयोग की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। रैली और रोड शो पर पाबंदी जारी रहेगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आज तमाम तरह की पाबंदियों पर जो प्रतिबंध लगाया गया था उसकी डेट आज खत्म हो रही है, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि कोरोना का खतरा कायम है और ऐसे में पाबंदियां जारी रह सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। रैली और रोड शो पर चुनाव आयोग की तरफ से 15 तारीख तक रोक लगाई गई थी, जिसे एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया था, यानी कि आज के दिन तक। ऐसे में अब ये पाबंदी और भी जारी रह सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। चुनाव आयोग की तरफ से जो बैठक की गई है उस बैठक में हो सकता है कि ये फैसला ले लिया गया हो। तो न्यूज़ 18 के नीरज कुमार के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। चुनाव आयोग की तरफ से जो बैठक रखी गई है उसमें तमाम कोरोना की मौजूदा स्थिति को लेकर मंथन हुआ, चर्चा हुई और ऐसे में सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि रोक जारी रह सकती है और इस रोक को बढ़ाया जा सकता है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में कोरोना की बढ़ते संक्रमण को देखते हुए तमाम तरह के रोड शो, रैलीज पर रोक लगा दी गई थी चुनाव आयोग की तरफ से 15 तारीख तक, फिर उसे एक हफ्ते के लिए बढ़ाया गया और अब चुनाव आयोग की बैठक में ये अहम फैसला सूत्रों के हवाले से। नीरज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नीरज, क्या कुछ फैसला लिया गया चुनाव आयोग की इस बैठक में? देखिए, चुनाव आयोग की बैठक में आज पहला बड़ा फैसला ये लिया गया है कि रैली और रोड शो पे पाबंदियां जारी रहेंगी 5 चुनावी राज्यों में। पहली खबर ये है कि रैली और रोड शो पे पाबंदी जारी रहेगी। कितने दिनों के लिए, हफ्ते भर के लिए है या कितने दिनों के लिए, ये अभी थोड़ी देर के बाद आदेश आएगा उसमें पता चलेगा। छोटी छूट एक दी गई है जो हमें चुनाव आयोग की तरफ से बताया कि आपको याद होगा पिछली बार इंडोर बैठक के लिए 300 लोगों की इजाजत दी गई थी। किस तरह की इस बार छूट प्रदान की गई है वो हमें इंतजार करना होगा थोड़ी देर के लिए। लेकिन एक कलर जो होता है चुनाव आयोग का, चुनाव का रैली, रोड शो या बाइक रैली, जिसके अलावा साइकिल रैली, उसकी इजाजत जो है चुनाव आयोग की बैठक में नहीं दी गई है। यानी जो चुनाव का कलर होता है, लोकतंत्र का कलर होता है, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा हमें, हफ्ते भर, 10 दिन, 15 दिन का। उसके बाद इस तरह की इजाजत मिल सकती है। और चुनाव आयोग ने तमाम लोगों को बता दें जो इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं, चुनाव आयोग ने आज इस बात पे भी चर्चा की है कि अलग अलग चुनावी राज्यों में टीकाकरण, कोरोना की स्थिति अलग है, तो क्या अलग अलग चुनावी राज्यों के लिए आने वाले वक्त में अलग तरीके से आदेश दिए जा सकते हैं। ये तमाम चीजों पे चर्चाएं हुई है, लेकिन आज की बड़ी खबर ये है कि रैली और रोड शो के लिए इजाजत नहीं दी गई है, अभी वो कंटिन्यू रहेगी। कुछ छोटी छूट दी गई है जिससे चुनाव प्रचार में उम्मीदवारों को, पार्टियों को थोड़ी आसानी हो जाए। ठीक है नीरज, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन आपको यह भी बता दें कि विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पहली बार उत्तर प्रदेश में किसी राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अमित शाह आज पश्चिमी यूपी के कैराना का दौरा करेंगे। चुनाव से 19 दिन पहले अमित शाह शामली जिले के कैराना विधानसभा सीट से चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे और घर घर संपर्क अभियान में शामिल होंगे। कैराना वही जगह है जहां हिंदू पलायन का मुद्दा देश भर में गरमाया हुआ था। दोपहर बाद अमित शाह पलायन पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात करने जाएंगे। इसके बाद अमित शाह बागपत और शामली के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज बुलंदशहर और अलीगढ़ का दौरा करेंगे और घर घर जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। तो आज कैराना जाएंगे अमित शाह, योगी आदित्यनाथ भी आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। ऐसे में तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश की किलेबंदी में जुट चुके हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां पर भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही है कि नुकसान हो सकता है और ऐसे में ये बड़ी कवायद। इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं कैराना में और तस्वीर के जरिए हम आपको यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं। आप ये देखिए कि ये तस्वीर है, ये गली है, बहुत महत्वपूर्ण यह इलाका है क्योंकि पलायन का मुद्दा है और पलायन का मुद्दा था। जो परिवार यहाँ से पलायन कर चुके थे 2019 में आकर यहाँ पर बसे थे और करीब 1.5 महीने पहले योगी आदित्यनाथ ने इस परिवार से यहाँ पर मुलाकात की थी और इसी तरीके से आज गृह मंत्री अमित शाह आएंगे। जो परिवार पलायन कर चुके हैं, वापस बसे हैं, यहाँ पर आकर उनसे मुलाकात करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं गृह मंत्री अमित शाह और यहाँ पर पलायन कर
चुके हुए परिवारों से मुलाकात करेंगे। देखिए बहुत खास यहाँ पर हम बातचीत कर रहे हैं, विजय जी हैं। विजय जी के परिवार से योगी आदित्यनाथ जी ने इनके परिवार में यहाँ पर लंच किया था। इनकी कहानी ये है कि 2017 के आसपास से इन्होंने पलायन किया था, 2019 में लौटे थे, वापस यहाँ पर आकर बसे थे और योगी आदित्यनाथ ने 1 महीने पहले इनके यहाँ पर लंच किया था और आज गृह मंत्री अमित शाह भी इनसे मिल सकते हैं। हम इनसे जानते हैं पलायन इतना बड़ा जो मुद्दा है आप कैसे देखते हैं, क्योंकि खुद दर्द आपने झेला है। इसमें देखो पहले में और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अभी आदमी को अपनी सुरक्षा महसूस देती है, अपना जो व्यापार कर रहे हैं वो सुचारू रूप से कर रहे हैं। पहले और अब में काफ़ी डिफरेंस है, ये मैं नहीं पूरा नगर कहता है, सरकार में तो डिफरेंस है ही। गृह मंत्री आ रहे हैं, गृह मंत्री मुलाकात आप लोग से ये कर सकते हैं, इससे पहले सीएम ने दौरा किया था, तो कुल पूरी इस कवायद को आप कैसे देखते हैं? सुरक्षा के मद्देनज़र देखते हैं, एक ये है जो आम आदमी है उसकी सुरक्षा है। तो देखिए मैं नहीं, ये पूरा प्रदेश ही जानता है कि पहले में और अब में कितना डिफरेंस आया है उसको लेकर, काम में, व्यापार में। और सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी की सुरक्षा सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। और इस वक्त मेरे सहयोगी अमित पांडे कैराना से सीधे लाइव मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। अमित, देखिए आज विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियों से भरा दिन रहने वाला है। एक तरफ अमित शाह है, योगी आदित्यनाथ है, जेपी नड्डा है, लेकिन अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर पूरी जानकारी दीजिए, किस तरीके से उनका कार्यक्रम शुरू होने वाला है, क्योंकि आज चुनाव अभियान का शंखनाद कर रहे हैं अमित शाह। अब से थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह कैराना के इसी इलाके में यहाँ पर आएंगे। देखिए आप, मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहूंगा, ये पूरी की पूरी गली है और ये गलियां बहुत कुछ बयान करेंगी उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले 15 दिनों में, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस पूरे के पूरे इलाके में चुनाव होना है। 140 से ज्यादा विधानसभा सीट है। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिमी उत्तर प्रदेश चुनाव प्रचार अभियान के प्रभारी हैं और यहाँ पर कैराना में पलायन एक ऐसा शब्द था, बार बार बीजेपी उसको अपने चुनाव प्रचार अभियान में कहती थी और आज गृह मंत्री अमित शाह आएंगे और पीड़ित परिवारों से मिलेंगे जो यहाँ पर पलायन कर गए थे और वापस यहाँ पर आएंगे। ये पूरी गली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 6 से 7 ऐसे परिवार हैं, पलायन कर चुके परिवार हैं, वो आएंगे। साधु स्वीट, अगर आपको ये बोर्ड नजर आ रहा होगा, हमारे कैमरा पर्सन चंदन दिखाएंगे, साधु स्वीट में आएंगे और इनके मालिक से मिलेंगे, ये भी पलायन कर चुके थे। इसके अलावा 7 परिवार और हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ के लोगों को एक संदेश देना चाहेंगे कि जो सुरक्षा का माहौल है वह केवल जैसे बीजेपी शासन ने 2017 से 2022 के दौरान उनको मुहैया करवाया था, उसी तरीके से सुरक्षा का माहौल आने वाले दिनों में भी मुहैया करवाएंगे। और पूरे कमोवेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो ये बीजेपी की पोजीशनिंग है, अगर हम कह सके चुनाव प्रचार रणनीति है, तो ऐसे ही हमें देखने को मिलेगी। थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह आएंगे और एक तरीके से कैसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार अभियान आगे ले जाना है, उसकी पूरी की पूरी रूपरेखा इसी जगह से शिवानी तय होगी। बिल्कुल बिल्कुल अमित, तब पहले और दूसरे चरण की रणनीति किस तरीके से मजबूत की जाए, इसको लेकर बीजेपी के नेता आज यहां पर चुनाव प्रचार अभियान करते हुए नजर आएंगे। गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर भी हम जरूर देखेंगे, लेकिन आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में कैराना एक बड़ा मुद्दा रहा था, किस तरीके से हिंदुओं का पलायन हुआ था, उसे एक बड़ी समस्या वहां पर देखी जा रही थी लोगों की तरफ से। ऐसे में कानून व्यवस्था किस तरीके से बदली है 2017 के बाद से 2022 तक, ऐसे में ये बड़ा मसला आज दिखाई देगा इस जनसंवाद के जरिए भी। जी बिल्कुल रितिका, देखिए घर घर संवाद, घर घर मुलाकात का कार्यक्रम है, यानी डोर टू डोर कैंपेन। कोरोना वायरस प्रोटोकॉल जारी होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर परिवारों से मिलेंगे। किन परिवारों से मिले हैं? जो परिवार पलायन कर गए थे वो वापस यहाँ पर आए थे। तो जो लोगों को यहाँ पर संदेश देना चाहते हैं कि सुरक्षा का माहौल है और सुरक्षा लोगों को जो दे सकती है सिर्फ बीजेपी ही दे सकती है, उनकी सरकार ही दे सकती है। इससे 1 महीने पहले का वक्त आपको रितिका याद करना होगा, जब यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर इसी जगह पर आए थे। उन्होंने 2 चीज यहाँ पर बहुत अहम इवेंट किए थे। एक तो जो पलायन कर चुका परिवार था उसके यहाँ उन्होंने लंच किया था और दूसरा यहाँ पर पीएसी की जो बटालियन है उसकी स्थापना की। पीएसी मतलब जो कानून व्यवस्था कायम करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल यूनिट होती है। तो न केवल यहाँ पर एक हमदर्दी दिखाने, सांत्वना दिखाने बीजेपी की ये सर्वोच्च नेता यहाँ पर आ रहे हैं, लोग कैसे सुरक्षित रहें, ये एक एजेंडा, पार्टी का एजेंडा, सरकार का एजेंडा लोगों के सामने
सामने पेश कर रहे हैं। और इसी तरीके से कार्यकर्ता आने वाले दिनों में जब चुनाव प्रचार अभियान में जाएंगे, आज जो गृह मंत्री अमित शाह करेंगे वो आने वाले 15 दिनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आने वाले 1 महीने में पूरे यूपी में करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। बिल्कुल, और चुनाव से ठीक 19 दिन पहले आज घर घर जाकर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे अमित शाह। वो तस्वीर भी आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है अमित, आप बने रहेगा हमारे साथ। लेकिन बीजेपी उत्तर प्रदेश में चुनावी प्रचार करने के लिए एलईडी रथ लेकर आई है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस चुनावी रथ का उद्घाटन किया है। चुनावी रथ के जरिए उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का चुनाव प्रचार होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत बीजेपी के बड़े नेता भी शामिल हुए। तो बीजेपी का ये चुनावी एलईडी रथ, जिसके जरिए घर घर जाकर लोगों से संवाद किया जाएगा, पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार किया जाएगा, सरकार के 5 साल के कामों का जिक्र किया जाएगा, तमाम उपलब्धियों के बारे में बताया जाएगा कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जनता के हित में तमाम बड़े फैसले लिए हैं, किस तरीके से योजनाओं की शुरुआत हुई है। ये एलईडी रथ जिसकी शुरुआत आज योगी आदित्यनाथ ने की, इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे और इसी रथ के जरिए बीजेपी अपनी चुनावी रणनीति को धार देने की कोशिश करेगी, क्योंकि अब 7 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग की तरफ से तमाम तरह के रोड शो और चुनावी रैलियों पर रोक लगा दी गई है, लेकिन अब घर घर जाकर इसी तरीके से चुनाव प्रचार। भारतीय जनता पार्टी ने डबल इंजन की सरकार ने जो कहा सो करके दिखाया। आपने और प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी ने देखा है कि 2017 के पहले प्रदेश में व्यापारी, संभ्रांत नागरिक और सामान्य नागरिक पलायन करते थे। प्रदेश की प्रगति अवरुद्ध हो गई थी, लेकिन 2017 के बाद अपराधी पलायन कर रहे हैं। प्रदेश प्रगति के एक नए प्रतिमान स्थापित करते हुए आज देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में खुशहाली लाने के जिस नए अभियान के साथ आगे बढ़ी है, यह डबल इंजन की सरकार का लाभ बहुत स्पष्ट हम सबको दिखाई दे रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, समाजवादी पार्टी के नेता। सर, आज भारतीय जनता पार्टी ने 403 विधानसभाओं के लिए प्रचार के लिए उन्होंने चुनावी एलईडी रथ निकाला है, जो कि सभी विधानसभाओं में जाएंगे, उनका चुनाव प्रचार करेंगे और 5 साल का योगी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसे बताएंगे। वो अपना बीजेपी के लोग एलईडी रथ निकालेंगे, हमारे कार्यकर्ता घर घर साइकिल से प्रचार करेंगे और साइकिल घर घर में है, जन जन में है, हर गांव में है। इसलिए जब हर साइकिल निकल जाएगी तो उनका एलईडी रथ अपने आप फेल हो जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिजनौर पहुंच रहे हैं, जहां पर वो बिजनौर और मुजफ्फरनगर की 15 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों को जीत का मंत्र देंगे। साथ ही टिकट बंटवारे से असंतुष्ट नेताओं की नाराजगी भी दूर करेंगे। बिजनौर जिले की 8 विधानसभा सीटों पर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिजनौर में मतदान 14 फरवरी को होगा। चुनाव प्रचार को गति देने के लिए जेपी नड्डा आज बिजनौर में घर घर जाकर प्रचार भी करेंगे और वोटर्स को सरकार की नीतियों के बारे में समझाएंगे। साथ ही जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा युवाओं को बीजेपी के साथ जोड़ने के भी निर्देश दिए हैं। तो जेपी नड्डा जो कि मुजफ्फरनगर में मंथन करेंगे, संगठनात्मक तौर पर यह बड़ी बैठक होने वाली है। साथ ही कार्यकर्ताओं को यह बताया जाएगा कि किस तरीके से सरकार के तमाम कामकाज के बारे में, तमाम नीतियों के बारे में जनता तक पहुंचाना है, जनता को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ना है, घर घर जाकर चुनाव प्रचार की रणनीति क्या कुछ होनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में आज तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं, क्योंकि तमाम तरह की पाबंदियां चुनाव आयोग की तरफ से लगाई गई है, लेकिन घर घर जाकर चुनाव प्रचार को धार देने की पूरी कोशिश आज से। और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे वाले बयान से यू टर्न ले लिया है। प्रियंका गांधी ने यह कहा है कि उन्होंने चिढ़कर वो बात कही थी। प्रियंका गांधी ने कल एक सवाल के जवाब में खुद को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का चेहरा बताया था। आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है? यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी,
तो फिर अब दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। जी हेजिटेशन किस बात का है? मेरी पार्टी की कहीं कहीं मेरी पार्टी ये तय करती है कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा, कहीं कहीं नहीं करती है। तो ये मेरी पार्टी का तरीका है, इसमें हेजिटेशन की क्या बात है? कोई हेजिटेशन नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ही हूँ चेहरा, वो तो मैंने थोड़ा चिढ़ के कह दी। प्रियंका वाड्रा जी ने कल कहा कि मैं उत्तर प्रदेश का कांग्रेस का चेहरा हूं, मुख्यमंत्री, और आज एएनआई को बुला के खुद ही उससे पलट कर गई। तो साफ है, मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं, नारा उनका खोखला है, और उसी तरह खोखला है जैसे उनकी दादी इंदिरा गांधी जी ने दिया था। लोग कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूं गरीबी हटाओ। गरीबी हटा नहीं पाई, अपने आप को सब लोगों ने अमीर जरूर बना दिया। तो उसी प्रकार से आपका ही नारा है, तो उसको कहीं सार्थक बनाना है और सिद्ध करना है, तो करके दिखाइए। पहले प्रियंका गांधी के यू टर्न पर बीजेपी ने हमला बोला है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को आपने सुना, जिनका साफ तौर पे कहना था कि प्रियंका गांधी जिस तरीके से नारा देती है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, वो खोखला साबित रहा। और ऐसे में प्रियंका गांधी के बयान के बाद विपक्षी पार्टियों को मौका मिल गया है कांग्रेस पार्टी पर हमलावर होने का। नहीं किया है पिछले 2 सालों से। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। बरेली कैंट से कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व मेयर सुप्रिया एरोन ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में सुप्रिया को पार्टी में शामिल कराया। सुप्रिया के साथ ही उनके पति और बरेली से कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रवीण एरोन भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। इससे पहले कल कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका वर्मा ने भी बीजेपी की सदस्यता ली। ऐसे में आप देखिए किस तरीके से समाजवादी पार्टी में एक के बाद एक तमाम नेता शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब कांग्रेस के उम्मीदवार भी समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं। प्रियंका की उम्मीदवार प्रियंका गांधी, तो आप देखिए समाजवादी पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहे हैं और अखिलेश यादव की मौजूदगी में आज कांग्रेस के कई उम्मीदवार शामिल हुए। सोशल मीडिया पर इन दिनों भारतीय नेवी के जवानों का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नेवी के जवान राजपथ पर 26 जनवरी की रिहर्सल परेड के दौरान मोनिका ओ माय डार्लिंग सॉन्ग गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर, ये वीडियो आप देखिए। कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प लगभग कुछ भी संभव कर सकता है। न्यूज 18 की पहल बायजूस यंग जीनियर सीजन 2 में हमें कई ऐसे बच्चे मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प के साथ वो किया जो लगभग असंभव लगता है। आइए नजर डालते हैं ऐसे ही जीनियर्स पर जो इस हफ्ते के एपिसोड में नजर आएंगे। Music has no language but an innate ability to make you feel. My name is Rahul Vellal and I've been a student of Carnatic music for the past 10 years. I've performed in 6 languages till now. It's Kannada, Telugu, Tamil, Hindi, Marathi,
and Gujarati as well. He always enjoyed performing in front of large audience. He never had any fear even at a very young age. One thing we have always kept Rahul out of is what his social media presence is. We have kept him out of it. We wanted to be as pure as possible. I would definitely want to be a student of Carnatic music forever throughout my life, and I would love to sing Carnatic music in every corner of the world. मेरा मानना है कि if you come across any problem, try to solve it. Whether or not you succeed in the first attempt, if you persist, you will succeed. मेरा नाम जूही केसकर है. I'm in 10th grade. मैं 15 साल की हूँ and I live in Pune. मैंने एक डिवाइस क्रिएट किया है. I have named it J Tremor 3D. This device is for patients with Parkinson's disease. सिरी, आपने एक नए राग का आविष्कार किया है, वो भी कर्नाटिक संगीत में. Tell us a little more about it. I created a new ragam called Namo Veena Pani in dedication to Dr. Jayanti Kumaresh ma'am, as I'm a huge fan of her. I am also a big fan of hers.